हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आज हमें क्या क्या करना है और कल हमने क्या किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन भी हैं, तो पहले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और एक चीज़ और है, आप लोग का क्लास टाइम पे अटेंड किया करें, है ना। जब टाइम पे अटेंड करेंगे तो ज़्यादा सही है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि आप 8 बजे अटेंड करते हो, 6 बजे अटेंड करते हो। किसी को लगता है मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ। अगर आपको दोबारा पढ़ रहे हो तो ठीक है, एक बार रिवीजन हो जा रहा है ना, रिवीजन हो जा रहा है। 7:30 की क्लास चलती है हम लोग की। 7:30 की क्लास में हमें नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि ये टाइम पहले से फिक्स्ड है और ये क्लास काफी समय से चल रहा है। और अब से संडे की क्लास नहीं चलेगी, क्योंकि संडे की क्लास में क्या होता है कि काफी सारे इश्यूज आ जाते हैं एक साथ में, और भी क्लासेस होती हैं। तो संडे वाले क्लास का टाइम क्या होता है, टाइम शेड्यूल करना थोड़ा सा भारी हो जाता है। कभी 10 बजे शेड्यूल होता है तो वो क्लास चलती है 7:30 बजे, 8 बजे, सॉरी 10:30 बजे, 11 बजे करीब चलती है। 11 बजे का शेड्यूल वो और आगे चलता है, ठीक है। तो इस शेड्यूल को हम लोग टाइम को थोड़ा मेंटेन करेंगे, और संडे को हम हमारा ब्रेक ही रहेगा। मंडे टू फ्राइडे पे वर्क करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको नोट्स मिला करे, आपको क्वेश्चंस मिले करें, उसको करके आप मुझे शेयर किया करिए। और कोशिश किया करिए क्रॉस क्वेश्चंस पुटअप किया करें, जिससे आसानी हो। आज हम लोग चर्चा करने वाले थे फाइल एंड फोल्डर के बारे में। उससे पहले कुछ देख लेते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन मैंने दिया था, उस क्वेश्चन में से कितने लोगों ने सही किया है। तो बात करें, इनपुट डिवाइस के पास आपने सही आंसर दिया है, आउटपुट डिवाइस भी दिया है। सॉफ्टवेयर के बारे में आपने नहीं बताया, मैंने कंप्यूटर एप्लीकेशन, अच्छा सॉफ्टवेयर बताया है, ठीक है ठीक है। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है, वेरी गुड। कंप्यूटर एप्लीकेशन क्या होता है, जिसपे यूजर काम करता है, जिस एप्लीकेशन पे काम करता है वो किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पे रन करता है। वो प्लेटफॉर्म क्या है, विंडोज होता है, लिनक्स है, यूनिक्स है। साथ में जिस पे हम काम करते हैं उसको कहते हैं कंप्यूटर, और कंप्यूटर पे जिस एप्लीकेशन पे काम करते हैं उसको कहते हैं कंप्यूटर का एप्लीकेशन, तो है ना। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं आपने बताया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट्स गुड। इसमें फेरिफेरल डिवाइस के बारे में आप लोगों ने नहीं बताया, तो चलिए फेरिफेरल डिवाइस के बारे में हम बता देते हैं, उसके बाद आगे अपने क्लास की तरफ पढ़ते हैं। फेरिफेरल डिवाइस, फेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन्हें यूजर आसानी से एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है। नोट पॉइंट में अगर हम एक चीज, इसका बहुत ही विशेषता देखो, इसकी विशेषता बता रहे हैं। पेरिफेरल डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जिन्हें आप रनिंग कंप्यूटर्स में आसानी से लगा सकते हैं। कई लोग कहेंगे सर ऐसा तो कीबोर्ड और माउस भी है, हालांकि आपका कहना सही है, कथन सत्य है। कीबोर्ड और माउस को भी आजकल हम देख रहे हैं कि कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट ये बात फेरिफेरल डिवाइस की अगर मैं बात करूं तो ये दोनों, इस डिवाइस में दोनों तरह के डिवाइसेस आती हैं। इसमें इनपुट डिवाइस भी आते हैं, इसमें आउटपुट डिवाइस भी आते हैं, इसमें स्टोरेज डिवाइस भी आते हैं। और ये जो फेरिफेरल डिवाइस होते हैं ये हॉट स्वैपेबल होती हैं। कौन से डिवाइस होते हैं, हॉट स्वैपेबल का मतलब होता है इन्हें रनिंग सिस्टम में प्लग एंड प्ले किया जा सकता है, यानी इनको कोई सिस्टम चल रहा है तो उसमें लगाया भी जा सकता है और उसको उसमें से हटाया भी जा सकता है। उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो नोट पॉइंट में एक चीज हम लिख लेते हैं, पेरिफेरल डिवाइस को हम हॉट स्वैपेबल
डिवाइस भी कहते हैं। यानी हॉट स्वैपेबल का मतलब होता है कि जब कंप्यूटर रनिंग मोड में है, जब कंप्यूटर हमारा चल रहा है, उस वक्त हम अपने डिवाइस को उसमें इंसर्ट कर सकते हैं और वक्त जरूरत आने पे हटा भी सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करता हूँ, तो एग्जांपल हम इसके देखते हैं। पेन ड्राइव आसानी से ले जा सकता है, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव etc लेता है ना। बहुत सारे मेमोरी कार्ड्स आ जाएंगी। अब बात करेंगे तो अदर इक्विपमेंट जैसे मोबाइल होल्डर हो गया, यूएसबी केबल्स हो गए, तो सब सारे कौन से डिवाइस होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस होते हैं। माइक हो गया, स्पीकर्स हो गए, इन सबको हम रनिंग कंडीशन में भी प्लग और अनप्लग कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, और एक चीज विशेषता ध्यान रखना कि पेरिफेरल डिवाइस में इनपुट आउटपुट दोनों तरह के डिवाइस आते हैं। वो उससे इनपुट भी होगा और आउटपुट भी होगा। आप सोचोगे पेन ड्राइव से सर कैसे इनपुट आउटपुट होगा, तो भैया पेन ड्राइव में अगर हमने कोई भी डेटा रखा है तो उस डेटा को अपने सिस्टम में ले सकते हैं, तो वो इनपुट हो गया। और जब मुझे वो सिस्टम में से डेटा उसमें देना होता है तो आउटपुट है, क्योंकि मैंने बताया था जब वो सिस्टम यूजर को दे, किसी भी मोड में दे, वो आउटपुट होगा। और जब यूजर सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन इनपुट करे, इंस्ट्रक्शन इनपुट करे, तो वो इनपुट में होगा। ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं फाइल एंड फोल्डर के बारे में। मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने सोचा इसको थोड़ा ट्राई कर लेते हैं कैसा लगता है। पागल लड़के। फाइल क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं फाइल क्या होता है। फाइल हम उसको कहते हैं, मतलब यानी कि हम कह सकते हैं यूजर। तो अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल को हम एक स्टोरेज यूनिट कह सकते हैं, एक कॉमन स्टोरेज यूनिट कह सकते हैं। हालांकि स्टोरेज यूनिट नहीं, कॉमन स्टोरेज यूनिट कर सकते हैं, जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं, है ना। तो फाइल हम यूज कर सकते हैं यह, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर यूजर अपने कार्य को जिस एप्लीकेशन पर करता है और उस कार्य को सेव, एडिट या उसमें कोई अन्य बदलाव करता है, तो उस एप्लीकेशन के द्वारा जो कार्य कंप्यूटर में स्टोर होता है, उसे उस एप्लीकेशन का फाइल कहते हैं। ध्यान रखना, एप्लीकेशन का ही फाइल होता है। नॉर्मली कोई कहता है कि फाइल होता है, फाइल कुछ नहीं होता भाई। ठीक है, कोई ना कोई एप्लीकेशन होगा। तो सभी मैं बात करूं तो मैं बात करूं वन नोट में यूज कर रहा हूं। ठीक है, ये वन नोट एक एप्लीकेशन है, और इस वन नोट पे के जो फीचर है, ये फीचर है कि हम इस पे अपना टाइपिंग का या राइटिंग का काम या फिर अपना ड्राइंग का काम, या मैं कहूँ कुछ भी काम मैं इस पे कर रहा हूँ, है ना, नोट्स बना रहा हूँ। तो इस नोट्स जो मैंने बनाया इसको मैं कहीं ना कहीं स्टोर करके रखूंगा, सेव करूंगा। और जो मैं सेव करूंगा तो जो एप्लीकेशन है वो कहता है कि आप इसको एक फाइल के रूप में सेव कर लो,
जिसको आप इजिली कहीं पे भी रीड, एडिट या सेव, उसमें जो भी चेंजेस करना है, प्रिंटिंग करना है, आप कर सकते हो इजिली। बट कोई कहते हैं नहीं फाइल होता है, फाइल भाई अगर आपका तो टेक्स्ट फाइल है तो टेक्स्ट फाइल भी तो हम जानते हैं नोटपैड का फाइल है, अगर कोई एप्लीकेशन ही ना हो तो फाइल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का विशेषता ध्यान रखना कि फाइल जो होता है किसी न किसी एक एप्लीकेशन का काम होगा। अगर पेंट पे हमने एक चित्र बनाया है तो वो एक चित्र जो होगा वो भी एप्लीकेशन होगा, ठीक है। पेंट क्या एप्लीकेशन है, बेसिक एप्लीकेशन में आता है सिस्टम के एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो उस पर जो हमने इमेज बनाया वो इमेज क्या हो गया, फाइल हो गई। इसी तरीके से अगर मेरे पास कोई वीडियो है, वीडियो फाइल होती है, ठीक है। अगर MP3 सॉन्ग है, MP3 भी सॉन्ग है जो वो फाइल है, यानी कंप्यूटर सिस्टम में जो कुछ भी है वो फाइल है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं फोल्डर के ऊपर। व्हाट इज फोल्डर, है ना, हेडिंग डालेंगे फोल्डर। फोल्डर क्या होता है, एक कॉमन स्टोरेज कंटेनर जिसमें यूजर अपने सारे फाइल्स फोल्डर्स एप्लीकेशंस आदि को तो हम कह सकते हैं फोल्डर इज एन स्टोरेज कंटेनर दैट होल्ड ऑल आवर फाइल्स। अब क्यों जरूरत है यार, अब देखो फाइल्स अगर बिखरी है, जैसे मैंने कहा मेरे पास एक एजुकेशन एडमिशन का फाइल है ना, मैंने 10-15 बच्चों के एडमिशन लिए हैं तो 10-15 बच्चों के अलग अलग फाइल होंगी। अब उन फाइल को क्या है, अब सारे फाइल एक जगह बिखरे हुए मिलेंगे तो हमें क्या होता है कि एक सही जगह पे रखने की जरूरत होती है, इसलिए हम फोल्डर का यूज करते हैं। जैसे घर में किसका यूज करते हैं, स्टोरेज के लिए। क्लॉथ्स के लिए आप लोग अलमीरा का यूज करते हो, बुक्स रखने के लिए बुक सेफ का यूज करते हो, इसी और जो कॉपीज वगैरह आप लोग लेके जाते हो, बैग, बैग भी क्या है, फोल्डर ही तो है। वो भी किसको कंटेन कर रहा है, कॉपीज को कंटेन कर रहा है, जिसमें आपने अपने जो भी चीजें हैं जो पढ़ी हैं उसको आपने लिखा हुआ है ना। तो उसको जो कंटेन कर रहा है एक ही प्लेस में सिमट के रख दे रहा है, उसको कहते हैं फोल्डर, ठीक है। नोट पैड पे ध्यान देंगे, नोट पॉइंट पे ध्यान देंगे। किसी भी एप्लीकेशन में नई फाइल बनाने के लिए Ctrl+N बटन का प्रयोग करते हैं। दूसरा क्या आया, किसी भी लोकेशन में, अब लोकेशन मैंने कल फाइल एक्सप्लोरर में पढ़ा दिया था, ठीक है। किसी भी लोकेशन में अगर हमें कोई फोल्डर बनाना है तो प्रयोग करते हैं, और ये शॉर्टकट है। क्या है, शॉर्टकट तरीका है कोई भी फाइल बनाने का और फोल्डर बनाने का। कुछ लेते हो यार, कुछ लेता हूँ। किसी भी लोकेशन में अगर हमें कोई फाइल या फोल्डर बनाना है तो देख लो,
फाइल को हम कैसे बनाएंगे, वहां उस लोकेशन में जाके सेव करते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कंट्रोल एन का बटन तुम दबाओगे तुम्हारी फाइल बन जाएगी। आप एप्लीकेशन खोलिए, उसमें फाइल बनेगी, बाय डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट फाइल जरूर बन जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आपका क्या बनता है, फोल्डर बनता है। अब ये मत पूछ लेना सर बिना नाम का फोल्डर वगैरह है ना, ये फालतू वाली चीजें मत बात किया करो। क्या बिना नाम का फोल्डर, अरे बहुत सारे ट्रिक हैं उसके, कोई फायदा है उसका, कोई फायदा नहीं है, चलो। अरे बिना नाम का फोल्डर, फिर कहोगे सर 50 फोल्डर कैसे बनाए, स्क्रिप्ट कैसे लिखे, तो ये सब चीजें आगे चलो हटाओ, अभी के लिए नहीं है। तो हमने क्या देखा, किसी भी लोकेशन में अगर कोई फाइल फोल्डर बनाता है। चलो अब एक चीज देखते हैं, फाइल एंड फोल्डर की सिक्योरिटी। फाइल स्लैश फोल्डर की सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी क्यों जरूरी है, सिक्योरिटी होता है क्या है ना भाई, मान लीजिए मैंने अपना कोई फाइल बनाया और कोई आया उसे गलती से उसमें को खोले और उसमें कुछ चेंजेस कर दे, तो उसको चेंजेस को कैसे हटाएंगे। कोई फोल्डर है, अगर कोई मेरा फोल्डर डिलीट कर रहा है, तो अगर कोई फोल्डर है जिसमें लिखा है न्यू सॉन्ग, और मैं उसको कोई सॉन्ग तो कभी दिया नहीं, और आज वो बैठ गया, उसके बाद पेन ड्राइव वगैरह नहीं है, तो ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन वो मेरे उस फोल्डर को डिलीट तो कर सकता है। आप कहोगे सर डिलीट करेंगे साइकिल में हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन हमने ये बताया अगर वो परमानेंट डिलीट मार दिया तब क्या करोगे, फिर कुछ मान भाव करेंगे हम, रिकवरी चलाएंगे सिस्टम की, हाँ सिस्टम रिस्टोर करेंगे, सिस्टम रिस्टोर नहीं करेंगे, वो डेटा रिस्टोर करेंगे, सॉरी डेटा रिस्टोर कर लेंगे सर, तो वो अलग बात है ना। इसमें जो हम पहला पढ़ेंगे, फाइल को रीड ओनली बनाना, ठीक है, फाइल को रीड ओनली बनाना। रीड ओनली क्या होता है पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा, रीड ओनली मोड हम उसको कहते हैं जिस मोड में यूजर सिर्फ अपने फाइल को पढ़ सकता है, उसमें कोई एडिट नहीं कर सकता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं रीड ओनली, यानी वो फाइल सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। मैंने बार बार बता दिया कि उस फाइल को कहते हैं रीड ओनली जिसमें यूजर कोई चेंजेस ना करे, सिर्फ वो क्या कर सकता है, ही कैन रीड नॉट राइट, ओके, वो राइट नहीं कर सकता, रीड कर सकता है। तो इसका सिंटैक्स हम देखते हैं, मैं ये नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको ये चीज याद रहना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद नहीं रहता मुझे मत बोलिए फिर। हाँ थोड़ा बहुत ये जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है, सारा कुछ लिखवा दो, ये भी अच्छी बात नहीं है, कुछ माइंड आपका भी चलना चाहिए। ये कोई वो चल रहा है क्या, मतलब कुछ भी बस सर लिखवाते चले जाओ हम रट्टा मार लेंगे, अरे यार कुछ चीजें समझो, समझने वाली चीज होती है। आप कैसे करते हैं ये तो लिखवाया जा रहा ना, फाइल को रीड ओनली बनाना क्या लिखवाए अब इसमें। हाँ तो सिंटेक्स पे ध्यान दीजिए आप, सिंटेक्स पे अगर हम ध्यान दें तो राइट क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, फिर क्या करना है, प्रॉपर्टीज में जाने के बाद वहां पर जर्नल का ऑप्शन होगा, उसके नीचे लिखा होगा रीड ओनली, और एक बॉक्स खाली होगा, वहां पे टिक लगा के अप्लाई और ओके कर देना, फाइल आपका रीड ओनली मोड में हो जाएगा। अब उसमें कोई भी आप एडिट करेंगे वो दिखेगा, लेकिन जब सेव करेंगे तो वो सेव नहीं होगा, वो सेव नहीं होगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा, फाइल स्लैश फोल्डर को हाइड करना। आप क्या करोगे, किसी फाइल और फोल्डर को हाइड क्यों करते हैं, मान लीजिए आप लोगों ने कुछ अपना खुराफात आइडिया लगाया,
अब उस खुराफात आइडिया से आपने क्या किया कि फाइल एंड फोल्डर को हाइड क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं ना कि मान लो मैंने अपना कोई डेटा बनाया है, अब कोई किसी को दिखेगा और रीड ओनली नहीं कर सकता है तो उसको डिलीट कर सकता है ना? अगर उसको दिखे ही ना, अगर मैं उसको हाइड कर दूं, आप लोग मोबाइल में बहुत करते हैं फोटो हाइड है, एप्लीकेशन लाख लगाते हैं, तो इसमें भी देखो राइट क्लिक ऑन फाइल एंड फोल्डर, सिंटेक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, सिंटेक्स में ही सिर्फ लिख रहा हूँ, जिसमें मैं लिख रहा हूँ आपको ध्यान रखिएगा, राइट क्लिक ऑन फाइल एंड, कोई भी फाइल या फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे, फिर कहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, फिर क्लिक करेंगे क्लिक ऑन जर्नल, और देखो एक चीज पहले बता दूं, जब प्रॉपर्टीज खोलते हैं ना तो बाय डिफॉल्ट जो टैब खुलता है वो जर्नल का ही टैब होता है। कहता हूँ जर्नल ना ढूंढे ही लग जाए कि जर्नल कहाँ लिखा हुआ। हाँ, एक बार जहाँ जो खुला है उस पर भी देख लेना जर्नल लिखा होगा। क्लिक ऑन जर्नल, क्लिक ऑन हाइड आइटम, फिर क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, ठीक है, आपका जो फाइल है वो हाइड हो जाएगा। होमवर्क में आप लोगों को दे रहा हूँ, होमवर्क में आपको बताना है हाउ टू शो हाइड फाइल्स एंड फोल्डर। आप मान लो हाइड कर दिया, उसको देखेंगे कैसे, अनहाइड कैसे करेंगे, क्या करना है, अनहाइड, मान लीजिए कोई फाइल हाइड है, उसको पकड़ के अनहाइड करना है, तो कैसे करेंगे ये आपका होमवर्क है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन अनइंस्टॉलेशन देख लिया, फाइल एंड फोल्डर देख लिया, उसकी सिक्योरिटी देख ली है, फाइल बनाना, फाइल सेव करना, ये सब चीजें जान गए हैं, डेट एंड टाइम की सेटिंग जान लिया, और टास्क बार की सेटिंग पढ़ लिया हमने, ठीक है, चलो तब हम डालेंगे CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इस CLI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में मैंने बताया था कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित बहुत सारे सिस्टम होते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं MS ऑफिस, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10। तो अब इस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में क्या कोई ऐसा मोड है जो CLI पे काम करे? तो जी बिल्कुल है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे MS DOS के बारे में। किसके बारे में? MS DOS के बारे में पढ़ेंगे। DOS को बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें देखेंगे कि सारे कार्य हम कमांड के थ्रू कैसे करेंगे। हाँ, खुशबू के लिए तो नया नहीं है, सही बोले हो, हाँ वो पढ़ चुकी है ना। हम्म।
तो MS DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज से पहले का वर्जन होता है, ठीक है, बहुत ओल्ड वर्जन था और ये सारे कमांड पे काम करता था, ठीक है, करता क्या अभी करता ही है। और इसका इंटरफेस जो है, अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें, किसकी बात करना, इंटरफेस की, अगर हम इसके इंटरफेस की बात करें तो ये CLI या हम बात करें CUI बेस्ड है। क्या है? CLI या CUI बेस्ड, यानी कैरेक्टर लाइन पे बेस्ड है, ठीक है। और यह 2 वर्जन में आता था। एक तो PC DOS जो कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ में था, माइक्रोसॉफ्ट ने ऑक्युपाइड कर लिया था, किसको ऑक्युपाइड किया था, लेकिन जो इसका पुराना वर्जन था जिसको IBM ने बनाया था, है ना, तो उसके साथ में आया था। और इसके दूसरे वर्जन को माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया था, इसका दूसरा वर्जन, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज वर्जन में थोड़ा सा पार्ट कमांड प्रॉम्प्ट का है। और अगर मैं डॉस के वर्जन की बात करूं तो इसका पहला वर्जन आया था 1981 में, वर्जन ऑफ MS, सॉरी डॉस लिख रहे हैं, ठीक है, MS बाद में हुआ था। डॉस की बात करूं तो फर्स्ट आया था इसका 1981 में, जो कि वर्जन ऑफ डॉस था माइक्रोसॉफ्ट PC DOS 1.0। क्या था? PC DOS 1.0। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला ऐसा वर्जन था माइक्रोसॉफ्ट ने 1981 में लॉन्च किया था और IBM PC पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया था। सिर्फ IBM के जो PC आते थे ना, सिर्फ उस पे चल सके ऐसा इसको डिजाइन किया गया था। फिर इसका दूसरा वर्जन आया, वो था 1982 में, जिसको बोला गया MS DOS 1.25। क्या बोला गया? 1.2। और यह ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला वर्जन था, ठीक है, ध्यान से। तो यह किसका पहला वर्जन था? MS ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन था। और हम बात करें तीसरे वर्जन के बारे में तो 1985 में आया, जिसको MS DOS 3.1 सॉरी 304 सॉरी 94। एक काम करो ना यार, 95 ही लिखो यहाँ पे, छोड़ो 94 को हम लोग आगे लिख देंगे। 95 3.1। और यह अप्रैल में यूज हुआ था। कब? अप्रैल में। और इसको नेटवर्क सपोर्ट के लिए डाल दिया है, यानी अब इसमें इसके थ्रू हम लोग नेटवर्क का सपोर्ट, जैसे पिंग यूटिलाइज चेक करना, सिस्टम कनेक्टिविटी चेक करना, इसके लिए यूज हम करने चालू करते हैं 1985 में। और इसको 4th एडिशन दे देना, ठीक है बेटा। थर्ड की बात करूं तो 1984 में आया गया था, जिसको MS DOS 3.0। MS DOS कौन सा था? 3.0। और ये सब सारे वर्जन देख लो 3 को छोड़कर, क्योंकि 3 अगस्त में लॉन्च हुआ था। ये कब लॉन्च हुआ था? अगस्त में। अगस्त में इसको लॉन्च किया था IBM ने PC-80 अपने PC के लिए, ठीक है। और अगर इसके चौथे वर्जन के बारे में बात करें, जो कि था 1986 में, और बोला गया MS DOS 3.2। और ये फ्लॉपी डिस्क के लिए करने लगा, जो कि 720 KB का होता था और 3.5 इंच को सपोर्ट, फ्लॉपी जो ड्राइव की 3.5 इंच थी उसको सपोर्ट करता था 720 KB में, ठीक है। फिर पांचवा अगर मैं देखूं 1987 की बात करूं तो MS DOS 3.31 आया। और ये जब डिजाइन किया गया, कब डिजाइन किया गया? नवंबर में।
ये नवंबर में डिजाइन किया गया, किसके लिए? कॉम्पैक्ट पीसी के लिए। कॉम्पैक्ट के पीसी एचपी वगैरह बनाने लगे थे ना, तो कॉम्पैक्ट पीसी के लिए किया गया। फिर आया 1998 1990 सॉरी हाँ 1988 सॉरी 88। इसमें जो इसका वर्जन आया वो आया MS DOS 4.01, और इसको कब लॉन्च किया गया? नवंबर में लॉन्च किया गया। और इसमें क्या था, वॉल्यूम सीरियल नंबर्स को क्या करता था, ये सपोर्ट करता था। फिर आया 1991 में, जिसको MS DOS 5.0 कहते हैं, और यह जून में रिलीज किया गया। इसकी विशेषता यह थी कि यह 3.5 इंच के फ्लॉपी में आता था, और जिसकी साइज थी 2.88 MB। सोच लो इतने छोटे MB में इसकी ये ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता था। ठीक है। फिर आया 1993 का दौर। उस दौर में MS DOS का नया वर्जन आया, जिसको 6.0 कहा गया, और इसको कब लॉन्च किया गया? अगस्त में, है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वगैरह इसमें डाल दिए गए थे, यानी एंटीवायरस का भी काम करने लगा था। फिर 1994 की अगर बात करूं तो MS DOS 6.22 वर्जन आया, जिसको अप्रैल में लॉन्च किया गया। इसमें अप्रैल में। फिर आया 1995 MS DOS 7.0, और यह लॉन्च किया गया था 24 अगस्त 1995 में, और ये तब से अभी तक चलता आ रहा है। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं MS DOS की विशेषताएं। MS DOS की विशेषताएं, और ये विशेषता के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास लंबी चली जाती है। ये आप लोग का एक बड़ा इशू है, क्योंकि आपको लिखना भी होता है साथ साथ, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना हो इसका ख्याल करते हैं हमने आधे घंटे बनाया, क्योंकि आपको जो हमने लिखवाया यहाँ पर आपको वो लिखना भी होता है। कुछ बच्चे स्पीड में ही लिख लेते हैं साथ साथ में, कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं, तो वो वीडियो को पॉज करते रहते हैं। तो वीडियो को पॉज करके करते हैं। ठीक है, अभी हमने आधे घंटे का ही लिया है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी ही हम एक घंटे तक पहुंचे। जो हमारा टाइम होता है हम लोग का, उस टाइम को कवर करें। बट हालांकि 33 एंड 45 मिनट का 40 मिनट का अप्रॉक्स हो जाता है अपना वीडियो, तो 40 मिनट तक तो सही है। उस वक्त कुछ होमवर्क्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। तो जैसे आपको एक होमवर्क मिल गया है, हाउ टू अनहाइड एंड हाइड द फोल्डर्स, कैसे हम अपने हाइड किए गए फोल्डर्स को कैसे चेक करेंगे, ये आपका एक टास्क है। और चलो दूसरा टास्क मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने MS DOS की विशेषताएं लिखी हैं, होमवर्क के लिए लिख लो आप लोग। होमवर्क के लिए लिखिए GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएं विंडोज एसेसरीज से आप क्या समझते हैं,
तीसरा, कंट्रोल पैनल के बारे में विस्तार से समझाइए तथा इसकी उपयोगिता बताइए। तो ये भी आपको करते करते 1 घंटे हो जाते हैं। 15 मिनट का टाइम मैं आपको भी दे रहा हूं, ठीक है। 15 मिनट में आपको आंसर करके हमें आप शेयर कर देना है। और जो भी नहीं भेजते हैं उनसे मैं बार बार कहना चाहता हूँ, आपको डेली का डेली आपको अपना होमवर्क शेयर कर देना चाहिए, जिससे आपके मार्क्स वगैरह अच्छे बनते रहें। अटेंडेंस आप टाइम पे लगाएं, पंचिंग अपना टाइम पे करें। कोई क्वेश्चन फंसता है आप सीधे उस समय आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको नहीं समझ में आया तो मैसेज पिंग कर सकते हैं। जो भी आप मोड अच्छा समझे उस मोड में ले सकते हैं। कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रही है, आप उसमें वीडियो पॉज करके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, संस्था को कांटेक्ट कर लीजिए। और इसके एग्जाम कुछ बच्चों के आने वाले हैं जो कि जनवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में होने वाले हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड वीक के लिहाज से भी जरूरी है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं, टेस्ट में भी पूछे जाएंगे आपसे। उसके हिसाब से आप लोग काम करिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एमएस डॉस की उपयोगिता के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।